योर ऑनर, 1 साल पहले भी नागपुर में लतीफ को एंटी नेशनल एलिमेंट से मिले होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन आज सबूत है हमारे पास योर ऑनर। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि लतीफ खान जैसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसी के साथ संदेश भेजा जाए इसके साथियों को कि हमारे देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या अंजाम होता है। डैडी सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ जज साहब। अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो लतीफ खान, अभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम विक्टिम हो। अगर यही बात है तो ये आतंकवादी संगठन तुम्हें अपना साथी क्यों बता रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर तुम्हें हीरो क्यों बना रहे हैं वो? योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि हम अधिक शीघ्रता कर रहे हैं इस बात को लेकर। संभव है कि ऐसा कुछ टीवी पर दिखाकर लोग हमारे वतन में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हो, लोगों को उग्र करने का प्रयास कर रहे हो। पहले भी ऐसा हुआ है योर ऑनर। सर पाठक, आई डोंट बिलीव दिस। अभी भी आप इस मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो? आपके कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया का एजेंडा सिर्फ एक ही है, आपके इस निर्दोष मुवक्किल को हम टेररिस्ट साबित करें। Am I right? देखिए मिस दीक्षित, आप योर ऑनर, इस बारे में आगे चर्चा करके कोई लाभ नहीं होगा जब तक नए समाचार की पुष्टि नहीं हो जाती। ये जो नई जानकारी प्राप्त हुई है ये कितनी संदिग्ध है, इसके बारे में मैं भी स्वयं जांच करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अगली तारीख दी जाए। ठीक है, इस केस की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मतलब क्या तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, कोई अंदाजा नहीं कि कौन लोग हैं जो तुम्हें आतंकवादी ठहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम उनके गिरोह के हिस्सा? डैडी सर, अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं आपको बताता। भला आपसे छुपाने की क्या जरूरत है मुझे? उस फोटो में मैं नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। और ये जो प्रोसिक्यूटर कह रही थी 1 साल पहले तुम नागपुर में गिरफ्तार हुए थे, तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था, वो क्या था? सब आरोप झूठे थे। इसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल में डाल दिए और बाद में सब कुछ फेक निकला, इसलिए तो मैं बच निकला था। अच्छा, क्या तुम्हें याद है लतीफ की कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। शायद उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आतंकी गिरोह की धमकी के बाद तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इन्हें यहाँ से एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। जवान, हॉस्पिटल लेके चल।
कड़ी, लतीफ की हालत बहुत नाजुक है। वरुण तो यहाँ रुक दवे के साथ, मैं देख कर आता हूँ। जी साहब। लतीफ, थक गया सर मैं। अब और नहीं लड़ाया जाता। ऐसा नहीं है लतीफ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किस्मत ही खराब है मेरी। हाँ सर, इस छूट की कीमत मेरी अम्मी को चुकानी पड़ेगी। केडी सर, प्लीज इस झूठ को झूठ साबित कर दीजिए। मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए केडी सर। लतीफ, तुम चिंता मत करो, सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मेरे अब्बू एक IPS ऑफिसर थे, ड्यूटी करते करते उनकी जान गई। आज मेरी वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। केडी सर, बस एक इल्तिजा है आपसे, मेरे माथे पर लगे टेररिस्ट को दाग हटा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी चले। सर, एक बैड न्यूज़ है। अब क्या हुआ? सर, सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनंदा उसकी टीम ने पहले भी टेररिस्ट के एनकाउंटर कराए और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जो बुलेट लतीफ से मिली है वो सुनंदा के ATS ऑफिसर्स के गन से मैच करती है। ये कैसे हो सकता है? जो भी है तुझे पता लगा चक्कर क्या है। जी सर। हेलो। शुक्रिया केडी साहब आपकी मदद के लिए। कौन? पहचाना नहीं? आपकी मदद के लिए हमने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। मेरा हेलो हेलो Katie, I tried to stop them, but they just... रिलैक्स। हाय सुनंदा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस में? दिस इज कॉल्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब आई डिडंट नो कि ATS सीमा का उल्लंघन करने को कॉल ऑफ ड्यूटी कहती है। आप जानती हैं कि आप एक वकील के ऑफिस में हैं बिना किसी वारंट कुछ। आप वकालत किसी और को सिखाइएगा, पहले क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये तो मेरे बैंक का खाता है, एक्सक्यूज मी, और मेरे बैंक के खाते में 10 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वाह सुनंदा, तुम मानोगी नहीं अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि पिछले 10 केसेस से मेरे किसी मुवक्किल ने एक ढीला तक नहीं दिया मुझे। 10 लाख रुपए। वेल मिस्टर केडी, ATS टीम की आपकी सारी फोन कॉल्स और आपके मूवमेंट्स पे नजर है। हम लोग तब अलर्ट हो गए थे जब आपको हॉस्पिटल में कॉल आया। तो केडी साहब, किसी ने मदद के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए। नॉट बैड। मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहा है। मन पढ़ लिया आपने मेरा। कमान, आप वकालत के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर ले। कभी बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचा? रियली? वाह। वैसे सुनंदा, आपका तो पता नहीं, लेकिन सही गलत की पहचान है मुझे, अपने कर्तव्य का आभास है।
What do you mean, Mr. कीटी? मुझे सही और गलत की पहचान नहीं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है मुझे कि जो गोली लतीफ पर चलाई गई थी वो गोली बैलिस्टिक्स के अनुसार एटीएस के ही किसी मेंबर के गन से निकली है। सोच समझकर बोलिएगा मिस्टर पाटिल। कम से कम टेररिस्ट की मदद करने के लिए मुझे 10 लाख तो नहीं मिले। सुनंदा, मैं तो जो करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो और इस बात को समझो कि इस समय अगर तुम मेरा दफ्तर छोड़कर नहीं गई और बिना सर्च वारंट के अगर दोबारा आए तो हो सकता है कि तुम्हारे एसपी साहब के पास कुछ शब्द हो तुम्हें कहने के लिए। Well, I shall take your leave now. Come on, boys. केरी साहब, जी। संभल कर रहिएगा, कहीं आपको अपनी खुद की वकालत ना करनी पड़ जाए। चिंता मत करिए, कोई नई बात नहीं होगी। भूतकाल में वो भी कर चुका हूं। बाय। गुड रिडेंस, गुड रिडेंस। केटी, अब हम क्या करेंगे? कोई लीड्स है क्या? नहीं बिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गणेश जी हमें बचा सकते हैं। बिली, पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन गणेश जी के कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनके सूंड बाईं ओर होते हैं। ये सिद्धि विनायक भगवान है, इनके सूंड दाहिनी ओर है, अर्थात इनकी पूजा करो तो सब मनोकामना पूरी होती है। समझ गया गणेश जी, धन्यवाद। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? आपने अभी अभी सुना आतंकवादियों के सरदार ने क्या कहा? तो और वो टैटू जो इसकी कलाई पे है, आतंकवादी की कलाई पर है, वही टैटू लतीफ खान की कलाई पर भी है। मिस दीक्षित, सर्वप्रथम तो आप एक वकील हैं। जिस व्यक्ति को आप जानती भी नहीं, उसके कहे पर आपने इतनी सरलता से विश्वास कर लिया। अरे पर वो ये टैटू जो, हाँ, तो यही तो कष्ट है युवा पीढ़ी में कि बारीकियों में नहीं जाते, ध्यान से नहीं देखते। योर ऑनर, मैं ये चित्र जूम करके दिखा। ये जो बिच्छू का टैटू है, इसमें बिच्छू का डंक दाईं ओर ऊपर की तरफ है। जबकि लतीफ खान के कलाई पर जो गोदन है, उस बिच्छू का डंक बाईं ओर नीचे की तरफ है। आपकी मेज पर चित्र रखा हुआ है। योर ऑनर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि न्यूज चैनल को भेजी गई ये रिपोर्ट फर्जी, झूठी है। इसकी आगे जांच होनी चाहिए कि ये कहां से आई, किसने भेजी। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे समय दिया जाए इस केस में आगे कार्रवाई करने का। ये अदालत आपको कल तक का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। क्या लगता है आपको, कौन फंसाया चाहता है लतीफ को? एक आतंकवादी ग्रुप के लीडर के बयान के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि लतीफ बेकसूर है? पिछले साल हुई गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नो कमेंट। आई एम सॉरी केरी, पहली बार गलत होके इतनी राहत मिल रही है। जल्दबाजी में मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि लतीफ तो एक छोटा सा मोहरा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मेरी टीम उस हमलावर और अननोन कॉलर का पता लगाने में जुट गई। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरी टीम हाजिर है। That's so sweet of you. Thank you so much. You're welcome.
टेरर ग्रुप का ये वीडियो नागपुर के एक बीपीओ से अपलोड किया गया था। इसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल में डाल दिए। लतीफ ने मुझे कहा था कि पिछले साल नागपुर में उसका अकाउंट, ईमेल अकाउंट किसी ने हैक किया था और उसके ईमेल द्वारा फिर आतंकी ईमेल्स भेजे गए थे। यस ऑफ कोर्स, यू आर राइट। इस अपराध की इंफॉर्मेशन तो मुझे भी मिली थी। इज इट पॉसिबल सुगंधा जी कि आप यहाँ से ट्रैक करें कि किसने उसका ईमेल हैक किया था? दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम, राइट? ट्रैक करो। दिस इज अनबिलीवेबल। लतीफ का अकाउंट नागपुर के उसी बीपीओ से हैक किया गया था। कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। ये चंदू तो वही है, लतीफ का पड़ोसी जिसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। संयोग की बात तो हो नहीं सकती। आई थिंक हमें नागपुर जाके चंदू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मिस्टर केरी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। वरुण जाएगा आपके साथ। चंदू कहाँ पर? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तुम्हें लतीफ का अकाउंट हैक करने और फेक टेरर मेल्स भेजने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। चंदू, आतंकवादी हमले की अफवाह फैलाना, नकली आतंकी वीडियोस अपलोड करना संगीन जुर्म। इस झंझट से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सीधे सीधे सही जवाब दे दो। तुमने लतीफ का अकाउंट हैक करके उसके कॉन्टैक्ट्स को टेरर मेल्स क्यों भेजे? लतीफ इसी के लायक था। इसी के लायक था मतलब? लतीफ मेरी बहन के साथ इन्वॉल्व था। उसे पता था कि मैं इस रिलेशनशिप के खिलाफ। मेरी बहन बिल्कुल बहक गई थी। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मैंने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका अकाउंट हैक किया और उसके कॉन्टैक्ट्स को स्पैम करके उसकी एक फेक वीडियो बनाई। और जब इससे बात नहीं बनी तो तुम ही ने पीके मेहरा बनकर स्कूल को ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने उसका ईमेल अकाउंट हैक किया और उसकी एक फेक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। कहा गया था मतलब? किसने कहा करने के लिए? एक दिन मुझे कॉल आया था। उसके पास लतीफ को फंसाने का प्लान था। उसने मुझे मिलने के लिए कहा और वहां पे उसने मुझे एक सीडी दी और उसे इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए कहा। और फिर उसने कहा कि वो बाकी सब कुछ संभाल लेगा। ये मीटिंग कब हुई और पिछले 3 दिन तुम कहाँ थे? इसकी सारी डिटेल्स तुम मेरी टीम को दोगे। ले जाओ इसे यहाँ से। सुनंदा, वो ना, इसी अपराधी ने लतीफ को फंसाया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये सब क्यों किया और इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है। इस सब का सिर्फ एक ही मकसद है। उसने हम सबको लतीफ के केस में उलझा दिया है। एटीएस, पुलिस, सबको यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने से रोक लिया गया है, मगर असल में आतंकियों ने इस चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया है और सुरक्षा विभाग का ध्यान बांट दिया है। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? ताकि वो अपना बड़ा हमला 26 जनवरी को कर सके। और केडी से ये सब कैसे रोकेंगे? हमारे पास वक्त बहुत कम है वरुण। इस अपराधी को किसी भी तरह रोकना होगा। हॉस्पिटल में जो आपको कॉल आया था, मैं उसकी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो डिटेल्स मुझे मिल नहीं रही। वो कॉल शायद किसी बर्नर फोन से किया होगा, जो कि कॉल करने के बाद इमीडिएटली फेंक दिया गया होगा। बर्नर फोन की डिटेल्स ढूंढने का कोई तो तरीका होगा। सर, हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए, हमारे पास समय नहीं है। आज 25 जनवरी हो,
24 घंटे में वो आतंकवादी विस्फोट कर देगा। पता लगाना जरूरी है, न केवल लतीफ के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। सर फिर तो एक ही तरीका है, हमें आपका फोन टैप करना होगा। फिर टेररिस्ट अगर आपको दोबारा कॉल करता है तो हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो केडीसी को फिर से फोन करेगा या नहीं? जो भी है, चांस तो लेना चाहिए वरुण। आप करिए, कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। उस आतंकी हमले के पीछे जो संदिग्ध व्यक्ति है करीब करीब उस तक पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब वो पकड़ा जाए तो उसे महानायक या खलनायक की पदवी मत दें। वो केवल एक कायर डरपोक व्यक्ति है जो डर कर अपने बिल में छिपा हुआ है। ऐसे 1000 भी आ जाए तो भी हमारे वतन की अखंडता को हिला नहीं सकते। हमारे देश को ऐसे बुज़दिलों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका फोन मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है। सर इसकी क्या गारंटी कि वो आपको फोन करे? कुछ ही देर में स्कूल फंक्शन शुरू हो जाए। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास वरुण। ये जो आतंकवादी होते हैं, इनकी मनोवृत्ति में झांको तो ऐसा पाया गया है कि इन्हें चूहे बिल्ली का खेल खेलना बहुत पसंद है। और प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मुझे लगता है वो फोन अवश्य करेगा। सर आपको जब कॉल आएगा तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आपकी बात 1 मिनट से ऊपर हो, क्योंकि इस डिवाइस को कॉल ट्रेस करने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट लगता है। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा आपने, बहुत हिम्मत है मुझ में। और मैं हार क्यों मानूं? आप तो हार कर भी हार नहीं मान रहे। आपने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सजा तो सबको भुगतनी पड़ती ही है। गुनहगारों को, अपराधियों को सजा तो भुगतनी पड़ती ही है। आपको भी भुगतनी पड़ेगी। पर आप तो ऐसी सजा भुगतेंगे कि आपके साथी जो कई वर्षों तक इस सजा की मिसाल देते रहे। अच्छी कोशिश है, पर क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? देखिए मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। काट दिया। That was close, sir. रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर। मैंने उसकी आवाज के पीछे ध्वनि सुनी थी। एक बार रिकॉर्डिंग चलाएंगे फिर से? ओके। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा आपने। ये आवाज, ये रिवाइंड करके प्ले करना, वॉल्यूम जरा। यस सर। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। सुन रहे वरुण? सर ये तो बेल, किसी बड़े बेल की आवाज है, जैसा कि चर्च में होता है। एक और। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं ये मानेंगे। फॉगॉन या सायरन, ऐसा फॉगॉन सिर्फ शिप में लगता है। इसका ये अर्थ होता है कि हमारा अपराधी कोई ऐसे स्थान पर है जहां आसपास में कोई चर्च भी है और डॉकयार्ड भी। सर फिर तो हमें टेक लैब जाना चाहिए, क्योंकि वहां से हम कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। चले। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं शिप डॉकयार्ड की पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। फिर हम एक रेडार बेस्ड ट्रैकर के थ्रू शिप और चर्च के सायरन की साउंड इंटेंसिटी के कोऑर्डिनेट्स लॉक करके उसके थ्रू कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अपराधी आर्मी चिल्ड्रन स्कूल को टारगेट कर रहे हैं।
सो फोन लोकेशन देखकर लगता है कि टेररिस्ट स्कूल के अंदर ही है। और पहलू को अगर बारीकी से देखा जाए तो उसका यह तात्पर्य निकलता है कि आतंकवादी जो है वो उसी स्कूल में काम कर रहा है। ये आदमी रिपोर्टर बनकर आया था और कई सवाल पूछा कि जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, रिपब्लिक डे का फंक्शन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन है। वो अहमद है, उसने लतीफ के विरुद्ध गवाही दी थी अदालत में, लेकिन लतीफ टेररिस्ट तो है नहीं, इसका ये अर्थ होता है कि वो कभी रिपोर्टर बनकर स्कूल में गया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने झूठी गवाही देकर लतीफ को फंसाने की कोशिश की। वरुण, 1 घंटा बचा है हमारे पास, तू तुरंत जा वहां स्कूल में, पता लगा मुझे फोन कर। गो गो गो। इस अहमद जी, मैं आपको लतीफ के खिलाफ गवाही देने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। अभी आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके स्टेटमेंट पर आपके सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, लेकिन इस फंक्शन का इंचार्ज हूँ मैं, इस वक्त से छोड़कर नहीं आ सकता। देखिए, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट। आई अंडरस्टैंड, बट इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं। वहां देख, और वहां देख। बड़ी गलत फहमी है आपको। एक्चुअली जिसके पास चॉइस नहीं है वो आप हैं। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। इन सब में से किसी ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। कमाल है, इतनी जल्दी धमकी से दया की भीख पर उतर है। अब देखिए मैं कैसे इन सबको इनके बनाने वाले से मिलाता। Here I go. नहीं चलेगा। अपनी टीम में बॉम्ब एक्सपर्ट होने का यही फायदा है। वो बॉम्ब उड़ा भी सकते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर सकते हैं। सॉरी, आज सेलिब्रेशंस नहीं हुआ। अहमद साहब, मुझसे मिलने की याचिका की थी। जी, मैं आपसे आमने सामने मिलकर बात करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक आप ही हैं जिसमें मुझसे लड़ने का दम है। अद्भुत बात है, काल कोठरी की 4 दीवारों में बंद है और अभी भी लड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदी साहब, आप तो हमें शर्मिंदा ना करें। मैंने आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा आंका है। कम से कम इतना तो आप समझते ही होंगे कि इतनी प्लानिंग करने वाले फाइटर के पास प्लान बी
नहीं होगा? देखो अहमद, तुम्हारे पास प्लान ए से जेड तक भी हो तो भी तुम जीत नहीं सकते। ये चैलेंज चाहिए था मुझे, इसीलिए आपसे अकेले मिलने की फरमाइश की मैंने। अब सुनिए, एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा। पर आप तो कोशिश करेंगे ही, तो चाहिए बचा सकते हैं तो बचा दीजिए। और हाँ, एक और बात, आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना, तो इसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाएगी। और हाँ, एक और बात, आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना, तो इसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाएगी। बेमतलब की बातों का समय नहीं है। बताओ बॉम्ब कहाँ रखा है? बॉम्ब का तो ये क्या कर? डॉक्टर बुलाइए जल्दी। हमने अहमद की छुपने की जगह को ढूंढ तो लिया, मगर ना तो वहां बारूद मिला और ना ही कोई बॉम्ब। इतने बड़े शहर में उसने बॉम्ब कहीं भी छुपा दिया होगा। बॉम्ब तो आज ही छिपाया होगा उसने कहीं। उसने कहा था कि प्लान बी है मेरा। तो प्लान बी है तो पहले से तो किया नहीं होगा। ये भी डर रहा होगा कि अगर किसी ने बॉम्ब को देख लिया तो सुरक्षा एजेंसी सचेत हो जाएगी। हाँ, पर कहाँ? हमने स्कूल और उसके आसपास की सारी पब्लिक जगहों पे चेक कर लिया, हमें वहां कुछ नहीं मिला। सब उसके मेथड के अनुसार उसने बॉम्ब ऐसी जगह छुपाया होगा जहां ज्यादा लोग छोटी जगह पर हों। अहमद ने आत्महत्या करने से पहले एक पहेली रखी थी मेरे साथ। पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? क्योंकि पेंगुइन के हाथ नहीं होते हैं, करेक्ट? सर, क्योंकि उसकी चोंच मजबूत होती है। फनी, बट क्योंकि उसे मछलियां पसंद है। सॉरी सर। अपना फोन जेब में रखा। हम सब अपना फोन जेब में रखते हैं। ये जो पहली अहमद ने पूछी थी ये बहुत पुरानी है, स्कूल में सुनी थी मैंने। पेंगुइन हमेशा मछली को अपने चोंच में क्यों रखती है? उसका उत्तर ये है, पेंगुइन की जेब नहीं होती। अहमद की जेब से कुछ मिला सुनंदा? यस, ऑफ कोर्स। पेन, वॉलेट और एक बस का टिकट। चाबी? ये चाबी कहाँ की हो सकती है? आई हैव नो क्लू, कहीं की भी हो सकती है। एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका। अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाएगी। बॉम्ब बस में? बस के अंदर? तो ये आप कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अहमद ने कहा था कि ये पहेली 100 लोगों की जान बचा सकती है और एक बस में करीब करीब उतने लोग आते हैं। रही है बस की टिकट, इस पर भी तारीख आज की। इसी बस में है बॉम्ब।
अभी पहुंचता हूँ। दवे, बस इस वक्त एसपी रोड से गुजर रही है। एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पे एक चेक पॉइंट लगा दो और पूरा इलाका खाली करवा दो। बस को वहीं रोकना है। और मैं बस के रूट पे पहुंच गया हूँ। ओके केडी, दवे बस की रूट पे पहुंच गया है और वो बस को रोकने ही वाला है। नहीं सुनंदा, दवे से कहो उस बस को ना रोके। मगर दवे, एक मिनट। हाँ, बस आ रही है। क्योंकि इस समय हम ठीक से ये नहीं कह सकते कि बस का कोई यात्री आत्मघाती अर्थात सुसाइड बॉम्बर है या नहीं। संभव है कि अगर पुलिस ने बस को रोक दिया तो उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है वो विस्फोट वहीं कर दे। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है, एक तरीका है। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है, एक तरीका है। दवे बस को मत रोको। पर हाँ ठीक है। सर, बस सब बस बहुत करीब आ गई। बस का टायर पंक्चर हो गया, नीचे उतरिए। बस का टायर पंक्चर हो गया, अपना सामान लेके नीचे जल्दी उतरो। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी केडी साहब, बैग वहां है। यस केडी। सुनंदा, बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब मिल गया? गुड। केडी, सावधानी से मुझे बॉम्ब का सारा डिस्क्रिप्शन दो। एक भी पॉइंट मत लूज करना। काला कलर का बैग है, अंदर टाइमर है। सिर्फ 60 सेकंड। टाइमर से जुड़ा हुआ बॉम्ब, सिर्फ 60 सेकंड बाकी है। मैम, उनसे पूछिए कौन से कलर के वायर हैं। उसमें कौन कौन से कलर के वायर हैं? लाल, पीला और हरा। मैम, लाल। Are you sure? सात सेकंड बचे। यस मैम। 100%? यस। 6 सेकंड, 5 सेकंड। वरुण को समझाओ। वरुण, सुनंदा जल्दी बोलो।
3 सेकंड, लाल यहाँ रहा। रेड वायर। लाल लाल इसीलिए कह रहा था वरुण, फूल इतने सारे कहां से आए? केडी, ये सब ना थैंक यू और सॉरी कार्ड्स के साथ आए हैं। वो बाहर सब लोग तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे थे ना, इन लोग ने भेजे हैं। और ये सब फ्लावर्स स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स ने भेजे हैं। हाउ क्यूट इज दैट? सुपर क्यूट सर, लवली फ्लावर्स। ओह, नाइस कार्ड्स आल्सो। कैडी साहब, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ। यू वेलकम। आज के बाद कोई अवैध, कोई गैर कानूनी काम मत करना कभी, चाहे कितनी भी तंगी। सिर्फ एक बात याद रखना, लगन, मेहनत और सत्य से काम करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। जी सर, इस देश में जब तक आपके जैसा बेटा हो तब तक मेरी जैसी किसी भी माओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समाज को आप इसी तरह अपने मजबूत हाथों से संभाल कर रखना। चिंता मत करिए माता जी, जब तक इस समाज में असत्य रहेगा, कहीं ना कहीं एक कीड़ी पाठक भी रहेगा उस असत्य से लड़ने के लिए। Am I right or am I right? इतने गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, और गलत ने भी दुश्मन के एरिया में इन कर गया ना। फिर से कंपास साथ नहीं लाया। हे माता रानी, अब तो तुम ही मालिक हो। जय माता दी। भाई मेरी साथियों, वेलकम द न्यू एंट्रेंट टू 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट, जवान वीर प्रताप। जय हिंद। जय हिंद। वीर, तुम्हारी ब्रीफिंग कल सुबह 09 आवर्स पे होगी, तब तक आराम करो। यस सर। एट ईज। लगान दे वापस। चलो भाई। अरे ओ भाई, वहां का सामान रख रहा है यार। बेड खाली तो है। और रणविजय, और मेरे यार, और ये ले, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की दाल मखनी और गोभी के पराठे लेके आया हूँ। हेलो, ये किससे बातें कर रहे हैं आप? और ये खाना किसके लिए लेके आए आप? और तू नया आया है ना, इसलिए मेरे यार के बारे में कुछ नहीं जानता तू। अरे भाई, ये लेफ्टिनेंट रणविजय का बेड है। बाबा रणविजय हमारी बटालियन के जाबाज सिपाही, लेकिन कारगिल के युद्ध में ये शहीद हो गए, लेकिन इनकी आत्मा और वजूद आज भी मौजूद है। मतलब आप लोगों को लगता है ये अभी भी जिंदा है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। और कुछ दिन यहाँ बिताएगा ना तो तुझे भी एहसास हो जाएगा, समझा? तो यार तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया, और जिनकी छुट्टियां मंजूर हुई थी ना उनकी टिकटें देनी है, और बिना चश्मे के मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। ले तू ही बांट दियो। अरे बांट दियो यार।
लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी कसम खाता हूं, जिन लोगों ने तुझे रुलाया ना, मैं उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। अरे भाई, इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? रणविजय को भी बाकी सोल्जर्स की तरह साल में 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन एक इंसान जो जिंदा ही नहीं है, वो ट्रैवल कैसे करेगा? ट्रैवल तो तू करेगा, यहाँ से ऊपर, समझा? तारापाजी, आप भी इस बटालियन में हो? ओ जी, ये देखो, ये मेरे चचेरे भाई तारापाजी। भाई कहता है और काम दुश्मनों के। अपने बाप से बोल दियो, उसका सारा कर्जा चुका दूंगा, बदले में मेरे घर के पेपर्स मुझे वापस चाहिए, समझा? तो पाजी, मैं ये फैमिली मैटर में क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं तेरे और तेरे खानदानों को खत्म कर दूंगा। अरे यार, मैं इधर को छोड़ो। क्या करोगे तुम लोग? क्या कर रहे हो? हम यहाँ आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ दुश्मनों से लड़ने आए हैं। चलो हाथ मिलाओ, चलो यार। हेलो हेलो मिस्टर पाठक जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बोल कौन रहे हैं? सॉरी, मैं आपको खुलकर फोन पर नहीं बता सकता। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? कभी भी मैं अपने कार्यालय में हूँ, आ जाइए। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। मुझे आपसे एक टॉप सीक्रेट केस को डिस्कस करना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलना है। एक्सक्यूज मी। आप ही ने फोन करके बुलाया था? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए। 2 दिन पहले आर्मी का एक जवान मारा गया है, वीर प्रताप सिंह। ये भी अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि उसकी हत्या का इल्ज़ाम उसी के बटालियन के लांस नायक तारा सिंह पर लगा है, शायद किसी आपसी दुश्मनी के तहत। सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, लेकिन वो कहता है कि उसने नहीं मारा। मैं सिविलियन हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आर्मी लॉयर तो प्रोसिक्यूशन के लिए कंपलसरी है ही, लेकिन डिफेंस में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर तारा सिंह इनोसेंट है और सिर्फ इस वजह से गिल्टी प्रूव हो जाता है, तो ये उस पर ज्यादती होगी और हमारी आर्मी के मुंह पर भी कालिक पुत जाएगी। हमारी जनता का विश्वास आर्मी पर से कम हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने आर्मी की परवाह है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपको अधिक प्रेम है आर्मी से और आर्मी के जवानों से। कोई विशेष कारण? आप मुझे वेल विशर समझ लीजिए। आर्मी का, अपने इस देश का, तारा के कोर्ट मार्शल की तारीख 28 जनवरी फिक्स हुई है। इस समय तारा सिंह कहाँ है? आर्मी के एक सीक्रेट प्लेस में, अंडर हाउस अरेस्ट। मिस्टर पाठक, हम भी चाहते हैं कि तारा सिंह के साथ इनजस्टिस ना हो, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप जैसे रिस्पेक्टेड वकील उसको डिफेंड करेगा। मगर ये सीक्रेट खबर आपको मिली कहां से? हमारे लिए उस जासूस का नाम जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन और भी जगह लीक करता हो। ब्रिगेडियर साहब, जितना मैं जानता था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब प्लीज मुझे तारा सिंह से भेंट करने की अनुमति दीजिए। ओके। तारा सिंह, मेरा नाम केडी पाठक है, मुंबई से आया हूं तुम्हारी वकालत करने। जानना चाहता हूं कि उस रात क्या हुआ था। चुप क्यों हुआ तारा?
बताओ क्या करेंगे आप जान के सत्य को उजागर करूंगा। अगर तुम वास्तव में निर्दोष हो तो तुम्हें कोर्ट में निर्दोष प्रमाणित करूंगा। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें लौटाऊंगा। बताओ क्या हुआ दूसरा? क्या पता मुझे। हम दोनों आउटपोस्ट नंबर 32 के पास तैनात थे। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता, पर ड्यूटी इज ड्यूटी। बाजी कहाँ जा रहे हो? यार अजीब आदमी है यार। उस साया का पीछा करते करते मैं आगे तक निकल गया। फिर अचानक 10 मिनट बाद एक गन शॉट की आवाज। वीर! 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 वीर क्या हुआ तुझे? किसने मारा? किसने मारा इसको? कौन है? वीर! वीर! हेलो मिस्टर पाठक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेजर गुप्ता, प्लीज टू मीट। Court Martial number 37 commences on the 20th January 2015. लांस नायक तारा सिंह 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट आरपीसीसी सेक्शन 302 और आर्मी एक्ट 69 के तहत आप पर अपने साथी सोल्जर वीर प्रताप की हत्या का आरोप है। What does the defense have to say about this? डिफेंस इस आरोप को खारिज करती है सर। सर, ये है वीर प्रताप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली थी। और ये उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट जो प्रूव करती है कि गोली इंसेस राइफल रजिस्ट्रेशन नंबर 06439 से निकली थी। और ये रिकॉर्ड प्रूव करता है कि ये राइफल तारा सिंह को दी गई थी। डिफेंस, what's your point of view on this? आई एग्री सर। गोली लांस नायक तारा सिंह की गन से ही चली थी, लेकिन वो गन तारा सिंह ने नहीं चलाई। वो अपनी गन आउटपोस्ट पे छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं गए थे। सर, वो आउटपोस्ट बीच वीराने में थी। वहां किसी का आना नामुमकिन था। आसपास कोई नहीं नजर आ रहा। It just shows to prove that he killed Veer Singh. Any reason for that? लांस नायक तारा सिंह, अपना गुनाह कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने जो कहानी बनाई अपने लॉयर को सुनाने के लिए, वो बिल्कुल फेक है। You have killed your cousin वीर। तारा के ताऊजी यानी वीर के पिता ने तारा की मां से कर्जा न चुकाने के बदले में घर के कागजातों पर जबरन साइन करा लिया था, क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था और उन्होंने घर से बेदखल कर दिया उनको। तारा की मां सड़कों पे भयानक ठंड में भटकती रही। उसी ठंड ने उनकी जान ले ली। शी एक्सपायर्ड। और हिम्मत रखो तारे, रब के आगे किसकी चलती है यार। ताराबाजी, चाची जी को क्या हो गया? मैंने कहा था ना तेरे को, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। जान से मार डालूंगा तेरे को। इधर और उस दिन तारा को रेजिमेंट ने लीव दे दी so that he could attend his mother's funeral.
लेकिन तारा ने वो लीव कैंसिल कर दी एंड ही जॉइंड हिज ड्यूटी क्योंकि उसे वीर से बदला लेना था अपनी मां की मौत का। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। नहीं सर, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सर उस शाम मैं अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि hold yourself, लो पानी लो। Sit down, sit down। राठी, इस कंडीशन में तुम रात भर ड्यूटी नहीं कर सकते। ऑलरेडी 8 जवान छुट्टी पर है। अब आउटपोस्ट नंबर 32 पर मैं वीर सिंह के साथ किसे भेजूं? सर अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं चले जाता हूँ। और तुम तो अपनी माँ की फ्यूनरल पर जाओगे। सर माँ तो मर गई, अब धरती माँ ही मेरी माँ, उसकी रक्षा करना ही मेरा कर्म। और आउटपोस्ट नंबर 32 पर तुम्हारे साथ तुम्हारा कजिन वीर सिंह होगा। भाई तुम्हारी आपसी दुश्मनी। कैसी बातें कर रहे हैं? ड्यूटी पे मैं सिर्फ एक फौजी हूँ, किसी का भाई है, रिश्तेदार नहीं। हम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जेसीओ साहब, तारा सिंह जो कह रहा है क्या वो सत्य है? जी हाँ, तभी तो मैंने उसे वीर के साथ ड्यूटी पर भेजा था। एंड आई नेवर डाउटेड हिज इंटीग्रिटी और पेट्रियटिज्म। सर, ये देशभक्ति तो तारा के लिए सिर्फ एक बहाना था। उसे ड्यूटी इसलिए ज्वाइन करनी थी क्योंकि वीर भी उसी ड्यूटी पे था। वो एक मौके की तलाश में था ताकि उसे मारकर वो अपनी मां की मौत का बदला ले सके। Does defense agree on this? Absolutely not, sir. तो तारा सिंह ने अपने बयान में कहा है कि वो उस रात नाइट लेंस से आसपास के इलाके को मॉनिटर कर रहा था और उसे वहां हलचल भी दिखाई दी। तुम फिर वहां देखने गए, क्या दिखा वहां तुम्हें? उस जगह पहुंचकर मुझे कुछ दिखा नहीं, विजिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन जैसे मैं सर्च कर रहा था वैसे ही अब प्रश्न ये उठता है कि वहां कोई तीसरा था या नहीं, और अगर था तो कौन था? सुबेदार राठी, उस रात तारा सिंह आपकी जगह पर ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब था। आपके बैरक के ही एक साथी ध्यान सिंह ने कहा है ना, एक कोट सा, करीब रात के 1:30 बजे जब मैं उठा तो सुबेदार राठी अपने बिस्तर पर नहीं थे। कहाँ गए थे आप? सर, मैं अंदर थोड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए बैरक के बाहर चला गया था। विचित्र बात है कि बैरक्स के बाहर इतने सारे सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे, किसी ने आपको देखा नहीं। और ये जो आपके कमीज पर बटन लगी हुई है, ये बाकी बटन से अलग क्यों है, कृपया बताएंगे अदालत को? डिफेंस इज डाइवर्टिंग द केस, सर। एब्सोल्युटली नॉट। बैरक्स की छानबीन करते समय मैं वहां से ये बटन प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है सर कि ये बटन सुबेदार राठी के कमीज का ही, जो उस रात दीवार फांद कर भागते वक्त टूट कर वहां गिरा था। सुबेदार राठी अब अंडर ओथ। संभव है कि अगर आप कोर्ट में झूठ बोलें तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ये बटन आपकी कमीज का है या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर उस रात हम जानते हैं क्या हुआ। इनके बैरक्स के साथी का यह कहना है कि 1:30 बजे ये अपने बैरक्स में नहीं थे, अपने बिस्तर पर नहीं थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डेथ भी 1 और 2 के मध्य में हुआ है। संभव है कि तीसरा व्यक्ति जो बॉर्डर पर था वो सुबेदार राठी ही था। नहीं सर, मैं तो I'm सॉरी सर, मैंने आर्मी का डिसिप्लिन जरूर तोड़ा, लेकिन वीर को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं और ना ही उससे मेरी कोई दुश्मनी। तो फिर उस रात तुम गए कहाँ थे? सर वो पास के पुंज गांव में किसी को अर्जेंट पैसे देकर सर घर भिजवाए थे। सर इमरजेंसी थी, इसलिए उस रात सर तबीयत खराब का बहाना करके मैं। Shameful. The court martial orders a separate probe into this. और इसके साथ डिफेंस का थर्ड पार्टी दलील भी फेल हो गया। वहां कोई तीसरा नहीं था। तारा इज दी ओनली किलर। नहीं सर, वहां कोई और भी था। मुझे लगता है रणविजय सिंह।
क्योंकि जब मैं वीर के पास पहुंचा तो कौन है यहाँ? मेरे सामने आ! कौन था वो? कहीं वो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह तो नहीं? वीर, नहीं सर, सर मैंने नहीं मारा इसे सर। नहीं सर, मैंने वहां किसी और सस्पेक्ट को नहीं देखा। अब ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कितनी सच है आई डोंट नो। उसके तो कई किस्से हैं, पर वो वीर का कत्ल क्यों करेगा? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्टिनेंट रणविजय ने वीर को मारा है, लेकिन आई एम श्योर मैंने वहां एक सफेद आकृति देखी थी जो उनकी थी। उन्होंने सब कुछ देखा और वही गवाह हैं मेरे इनोसेंट होने का। और हम 5 साल पहले शहीद हुए सिपाही की आत्मा से पूछेंगे कि लेफ्टिनेंट रणविजय, बताओ वीर को किसने मारा? कम ऑन, यहाँ इंडियन आर्मी का कोर्ट मार्शल चल रहा है, कोई जम्मू का सर्कस नहीं। हाउ कैन अ डेड मैन बिकम एन आई विटनेस? पॉइंट तो सही है इनका। पर लेफ्टिनेंट रणविजय को वाकई ही कई लोगों ने सरहद पर देखा है। इंडियन आर्मी ही नहीं, सिर्फ नेबरिंग कंट्री के कई जवानों का भी यही कहना है। और हमें इस केस के सिलसिले में सोचना है। डिफेंस आपकी क्या राय है? सर, इंडियन आर्मी के कारगिल हीरो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानियां मैंने पढ़ी है, विभिन्न सूत्रों से सुनी भी। प्रश्न तो यही उठता है कि इन पर विश्वास कैसे करें। सर, मैं आपकी परमिशन से कुछ कहना चाहता हूं सर। प्रोसीड। सर, जिस रात वीर का कत्ल हुआ उससे अगली सुबह मैं हर रोज की तरह रणविजय के बेड पर चाय लेकर गया था। ये ले भाई रणविजय, तेरी चाय। और मुझे पूरा यकीन है कि उस रात भी रणविजय अपने जूते पहनकर बर्फीली सरहद पर रक्षा करने गया था। उसने जरूर देखा होगा सर कि वीर को किसने मारा। और उसे किसने देखा? सर प्लीज, ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। या तो डिफेंस लेफ्टिनेंट रणविजय को पकड़ कर यहां लाए, उसकी गवाही पेश करें, या गुनाह कबूल। ये क्या इनडिसिप्लिन है? कोर्ट मार्शल के बीच में ऐसे इंटरफेरेंस? सॉरी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बाहर अभी कैंपस में ये कागज सीसीओ के केबिन के बाहर इस फोटो के साथ मिला है। तो सूबेदार तारा सिंह और लेफ्टिनेंट रणविजय की फोटो एक साथ। ये क्या लिखा है? नोट। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। इट्स साइन बाय रणविजय सिंह। ये कैसे मुमकिन है? ये जरूर किसी की शरारत है। I beg your pardon, sir? मैं लेफ्टिनेंट रणविजय की हैंडराइटिंग को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये हैंडराइटिंग भी बिल्कुल उन्हीं की है और ये सिग्नेचर्स भी। मेजर पटनी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि एक शहीद सिपाही ने ये खत लिखा है उसके दोस्त को बचाने के लिए, और अब आप ये कहेंगी कि लेफ्टिनेंट रणविजय इसी कमरे में भी है। What is going on? I'm sorry सर, मेरा फोन बजा। और ये रिंगटोन सर, मेरा फोन तो साइलेंट पे था, और ये रिंगटोन भी मेरा नहीं है। सर, ये रिंगटोन तो रणविजय का हुआ करता था। वो अक्सर कहा करता था कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। रणविजय? पर मेरे फोन पे उसका रिंगटोन कैसे आया?
एक्सक्यूज योर। नॉनसेंस, आप अपना संतुलन मत खोइए, ये आपको शोभा नहीं देता। सर, लेफ्टिनेंट रणविजय ना से ही कोई तो है जो इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी उस चिट्ठी को इन्वेस्टिगेट किए बिना इस केस में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। द कोर्ट मार्शल ऑर्डर्स टू इन्वेस्टिगेट दिस पेपर, जिसके लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। वी शैल कन्वीन 2 days later at 8:30 hours. Dismissed. तो लेफ्टिनेंट रणविजय के बूट्स हैं। ये यहाँ कैसे? सर, ये हैंडराइटिंग लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की है, डेटेड 19 मार्च 2006। और 3 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद उन सब का भी यही मानना है कि ये राइटिंग बिल्कुल लेफ्टिनेंट रणविजय की राइटिंग के साथ मैच करती है। How is it possible? Come in, come in. लगता है मुझे कोई आउटपोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेजर अस्थाना होंगे। मेजर अस्थाना, मेजर अस्थाना, कम इन। मैं मेजर अस्थाना नहीं, लेफ्टिनेंट रणविजय बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट रणविजय? तारा सिंह बेकसूर है सर। ये कैसे हो सकता है? यही है वीर सिंह के सारे बिलोंगिंग, जो उस रात उसकी डेड बॉडी के पास से बरामद हुए। ये इनकी राइफल पर भी ऐसा खंजर, बेयोनेट होना चाहिए। हाँ, बेयोनेट तो इस पे भी था, लेकिन उसी रात से मिसिंग है जिस रात वीर का कत्ल हुआ था। काफी ढूंढने के बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिला। सर, पैरों के निशान, फिर वही बूट्स, वही गाना जो मैंने सुना। आइए मिस्टर वाडा, बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि कल रात और आज सुबह हम दोनों के रणविजय सिंह ने कांटेक्ट किया। सर, ये सब वाकया तो मेरे साथ भी हुआ था परसों। कौन कर रहा है ये सब? आर्मी के सारे जवानों का मानना है कि रणविजय सिंह आज भी जिंदा और हमारे बीच में और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि हैंडराइटिंग उसी की है। तो मरने के बाद कोई कैसे लिख सकता है? यस कैप्टन। हाँ। ओह, खतरनाक टेररिस्ट है, उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे खूंखार टेररिस्ट का आजाद घूमना हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कल ही इंटेलिजेंस सोर्सेस से पता चला है कि लहरी ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी कमांडर हमारे हिंदुस्तान की सीमा में घुसने में कामयाब हो गया। सारी एजेंसीज उसके पीछे लगी हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। वैसे मेजर साहब बताइए, जिस दिन कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था
कैंटीन में खाने में नाश्ते में क्या बना था कुछ? जहाँ तक मुझे पता है मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी बनी। लहसुन की चटनी बनी थी। इसका अर्थ यह होता है कि कल कैंटीन में दही कड़ी बनी होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दही की पीली कड़ी बनी थी। लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। कोर्ट मार्शल रिज्यूम्स, डिफेंस में प्रोसीड। सर, ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह द्वारा लिखे गए वो 2 पत्र हैं, किंतु इस बार मैं चाहूंगा कि आप इन्हें पढ़े नहीं, दूंगे। सॉरी सर, आई नो इट्स अनयूजुअल रिक्वेस्ट, किंतु पहले पत्र से लहसुन की महक आती और दूसरे पत्र पर कोने पर हल्दी लगाओ। ओ, अब समझ आप क्यों पूछ रहे थे। ये दोनों दिन रसोई में लहसुन की चटनी और हल्दी की कड़ी बनी थी या नहीं? जी बिल्कुल ठीक कहा। उस दिन आपको ऐसा लगा होगा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भूख लगी है, लेकिन तो नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा संदेह था कि ये दोनों पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से गुजरी जिसका रसोई घर से कोई लेना देना है। चुपके से बिना किसी को बताए हर रसोइये के बंकर की तलाशी ली, तो एक बंकर के संदूक में से ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की पुस्तक है, जिसमें वो अपनी लघु कहानियां, शेर शायरी, कविताएं इत्यादि लिखा करता था। उसका शौक था, उसकी हॉबी थी। इसमें एक विशेष लघु कहानी है, ये वाली। इसका अंतिम वाक्य है, एक बार फिर से मोहिनी की नम आंखें और नम हो जाती हैं। वो पत्र देखो। ये हिस्सा यहां से फाड़ा गया था, जिस पर लिखा है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ दे। अर्थात पिछले कोर्ट मार्शल में ये पत्र लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह ने उस व्यक्ति ने भेजा था जिसके संदूक से हमें लेफ्टिनेंट सिंह की ये पुस्तक प्राप्त हुई। 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट के कैंटीन इंचार्ज लांस नायक सुखदेव। लांस नायक सुखदेव, प्रश्न ये उठता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानी को क्यों कुरेदा? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि संभवतः जो आकृति तारा सिंह को वहां सीमा पर दिखी थी, वो आप ही थे। आप ही ने वीर सिंह की हत्या की। जी नहीं, वो मैं नहीं था। मैं तो बस दरअसल तारा का बहुत एहसान है मुझ पर। एक बार रसोई में उबलते हुए तेल की कढ़ाई मुझ पर गिरने वाली थी, तब किसी ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी, और मैं इसके एहसान का बदला चुकाना चाहता था। रणवीर और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो अपनी हर कविता और कहानी मुझे सुनाया करता था सर। उसके मरने के बाद उसकी सभी कविताएं और कहानियां मैंने उसकी याद के तौर पर अपने बॉक्स में संभाल के रखी थी। और उसका इस्तेमाल करके आप एक दोषी को निर्दोष साबित करना चाहते थे। इसका मतलब जो रणविजय बनकर आया था वो भी? जी हाँ, वो मैं ही था। और मिस्टर पाठक को जो रणविजय दिखाई दिया था, वो भी मैं ही था सर। और ब्रिगेडियर साहब को वायरलेस भी मैंने ही किया। और वो गाना? मैंने ही सूबेदार राठी के मोबाइल की रिंगटोन चेंज की थी सर, क्योंकि मैं सबको यकीन दिलाना चाहता था कि कैप्टन रणविजय मरने के बाद भी जिंदा है। लोग इस सच को माने और उसकी कही गई बात पर भरोसा करें, ताकि तारा को बरी किया जा सके। अब तो ये शिकंजा और भी कस गया सर। जैसे लेफ्टिनेंट रणविजय की मिस्ट्री सॉल्व होगी, ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया हो। ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ मेजर को। आप भूल रहे हैं कि वो सफेद आकृति जो तारा सिंह को दिखाई दी थी सीमा पर, उस प्रश्न का अभी तक उत्तर मिला नहीं। तो हम इसे एक सफेद झूठ का नाम दे सकते हैं। तो हम इसे एक सफेद झूठ का नाम दे सकते हैं जो तारा ने अपने बचाव में रचा था। नहीं सर, वहां सच में कोई था। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूं।
Does the defense think? सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं एक बार जाकर घटनास्थल की छानबीन करना चाहूँ। वारदात के दिन से वीर सिंह की राइफल का बेयोनेट वो मिसिंग है, लापता है। मुझे लगता है कि उस मिसिंग बेयोनेट का इस केस से लेना देना है। कोर्ट मार्शल डिफेंस को इजाजत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ एंड विल रीअसेंबल टुमारो मॉर्निंग एट 1000 hours. Dismissed. तुम और वीर किसी आउटपोस्ट पे थे? जी सर, एग्जैक्टली यही जगह। और वो धुंधली आकृति तुम्हें वहां उस ओर दिखी? जी सर। तो फिर वहां तुम गए और कितने समय तक उस तरफ चले? सर, यही कोई लगभग 5 मिनट। देखते। जी। पांच मिनट। तुम लगभग उस दिन यहाँ पहुंचे थे, आउटपोस्ट से जब आए थे, और जब यहाँ पहुंचे तो क्या आसपास कोई नहीं था, कोई नहीं दिखा तुम्हें? जी। फिर कुछ देर रुके भी थे, फिर क्या हुआ? उस दिन तुम दौड़ कर गए थे वापस। चलो बेहतरान। और फिर तुमने वीर की लाश को यहाँ पाया, उसे गोली लगी हुई। तो वो आकृति तुम्हें फिर से दिखाई दी? हाँ सर। वो अचानक से गायब होगी सर, और मुझे लगता है वो रणविजय ही था। पर तो खून लगा हुआ है किसी का। जरा देखो, कहीं ये वही बेयोनेट तो नहीं जो वीर की राइफल में लगा? सही कहा सर आप। ये INSAS राइफल का डैगर है जो सर वीर के हाथ में था। लेकिन वीर के शरीर पर तो कोई चाकू का घाव था नहीं, तो फिर ये लहू किसका लगा है? हो सकता है वो तीसरे व्यक्ति का। हो सकता है वीर ने उस पर वार किया। भाई में किसी की लाश पड़ी है। किसकी लाश? ऊपर लाओ इसे। Remove the hood. लगता है ये लहरी का डेप्यूटी कमांडर समीर मलिक है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसे ढूंढ रही थी। सर, उस मृत शरीर की शिनाख्त हो चुकी है पूरी तरह, और अब ये 100% प्रमाणित हो चुका है कि वो शव समीर मलिक का ही था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि समीर मलिक की हत्या किसी तीव्र धारदार वस्तु से की गई है, जैसे कि वीर सिंह के राइफल के आगे की चाकू, उसका बेयोनेट। और फॉरेंसिक रिपोर्ट यह कहती है कि वीर सिंह के राइफल का बेयोनेट जो कल रात घटनास्थल से प्राप्त हुआ, उस पर भी समीर मलिक के ही लहू के अंश पाए गए। सर, मैं डिफेंस को याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ समीर मलिक मर्डर केस का ट्रायल नहीं बल्कि तारा सिंह का कोर्ट मार्शल चल रहा है। हाँ, लेकिन दोनों केसेस जुड़े हुए हैं मेजर गुप्ता। सर, आपको याद होगा कि आरंभ से ही तारा ये कह रहा है कि उसने उस रात सीमा पर सफेद रंग की आकृति देखी। वो सफेद रंग की आकृति और कोई नहीं, समीर मलिक ही था। सफेद हेलमेट, सफेद पोशाक और सफेद बूट्स में स्वयं को छिपाया हुआ था उसने। उस रात कोहरे का लाभ उठाकर सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक वो सीमा पार करने में कामयाब भी हो गया। इतने में तारा को कुछ संदेह हुआ और वो उस ओर गया। कि नाइट लेंस होने के बावजूद दृष्टि केवल 30 मीटर से ज्यादा नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए समीर मलिक अपना रास्ता बदला और आउटपोस्ट के करीब पहुंच गया, जहां वीर अकेला था। रुक जाने तो मैं गोली मार दूंगा। कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। समीर मलिक वहीं पर नीचे खाई में गिर गया था, जहां से उसका शव प्राप्त किया गया। सर, अब यह प्रमाणित हो चुका है कि तारा सिंह निर्दोष है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तारा सिंह को इसका सम्मान, इसकी वर्दी और इसकी ड्यूटी लौटा दी जाए। मुझे तो मिस्टर पाठक की दलील कन्विंसिंग लगती है। एंड सो डू आई। कोर्ट मार्शल, लांस नायक तारा सिंह को पर लगे मर्डर चार्जेस से रिलीव करती है और उसे फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म देती है। द कोर्ट मार्शल इज डिसमिस्ड। केडी साहब, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एंड लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सीक्रेट केस आपको किसने बताया? हाँ, दैट इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मेजर गुप्ता। अब आप कह रहे हैं कि आपको अंदाजा है, लेकिन आपने ये बात फिर कोर्ट मार्शल वाले दिन क्यों नहीं कही? बोलिए मिस्टर पाठक, कौन है वो जासूस? ये बात तो केवल मैं जानता हूं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर पाठक, एक ब्रिगेडियर पर। जी नहीं, क्षमा करें ब्रिगेडियर साहब, आप पर कतई उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि वो जो व्यक्ति पठानी लिबास में मुझसे भेंट करने आया था, वो उसकी कुछ विशेष आदतें थी। बार बार अपने कान को छेड़ना, बार बार अपनी पलकें झपकना, ये आदतें आप में भी हैं। और जो आफ्टर शेव आप लगाते हैं, संयोगवश उसने भी वही आफ्टर शेव लगाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उस पठान की दाढ़ी थी। जब दाढ़ी है तो कोई आफ्टर शेव क्यों लगाएगा ब्रिगेडियर साहब? यस मिस्टर पाठक, यू आर रियली अ जीनियस। थैंक यू। वो मैं ही था उस डिस्गाइज में। थैंक गॉड आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं तो बस अपने देश की और आर्मी की इज्जत और इंटीग्रिटी बचाना चाहता था। लेकिन प्लीज इस बात को अब राजी रखिए। कौन सा राज? लेफ्टिनेंट रणविजय की रिंगटोन है।